नमस्कार। पहला दगड़ियों में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में वैसे तो मैं कहता हूं कि बहुत सारी न्यूज है, मेरे लिए बहुत सारी खबरें होती हैं बताने के लिए, आपके सामने लाने के लिए, लेकिन एक मुद्दा कई दिनों से हावी होता दिख रहा है, शोर मचाता दिख रहा है, कई सवालों को खड़ा करने वाला मुद्दा दिख रहा है। अब क्यों ऐसे हालात बन गए अपने प्रदेश की राजधानी के कि आज लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्राइम कैपिटल का तमगा दिया जा रहा है, परिभाषा देवभूमि की राजधानी की बदल रहे हैं, कानून व्यवस्था चौपट बताई जा रही है, पुलिसिया इकबाल क्यों खतरे में पड़ रहा है। डीजीपी साहब ने आधी रात बैठक की, कान मरोड़े अधिकारियों के तो लगा कि अब खौफ होगा बल अपराधियों में, लेकिन एक ताजा घटना ने दिन दहाड़े फिर से सवाल खड़े कर दिए। कहां पर चूक हो रही है? क्या कोई राजनीतिक पॉलिटिकल कोई दिक्कत है, या फिर पुलिस महकमे में ट्रेनिंग, या फिर वहां पर कोई दिक्कत चल रही है? क्यों लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं? ये जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे चर्चा के जरिए। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय कराता हूं और चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। एक अच्छा और मजबूत पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। शकुंतला रावत जी उत्तराखंड क्रांति दल राज्य आंदोलनकारी रही हैं, बहुत स्वागत है आपका शकुंतला जी। डॉक्टर रवि शरण दीक्षित हमारे साथ हैं, एसोसिएट प्रोफेसर साहब, बहुत स्वागत है आपका भी। प्रभा बंदुनी जी हमारे साथ हैं बीजेपी से, आपका भी बहुत स्वागत। और एक और मेहमान को आपके बीच में मैं लाता हूं, वह हैं पूनम कैतुरा जी कांग्रेस से, आपका भी स्वागत है। मैम, बहुत अच्छा लगा कि महिलाएं हैं तो अच्छी तरीके से बता पाएंगी। मैं देख रहा था पिछले 15 दिन का रिकॉर्ड, जिसमें विकास नगर, ऋषिकेश, अपना मच्छी बाजार और अब ये तिब्बती मार्केट का मामला, जिसमें 3 मामले महिलाओं से जुड़े हुए थे। आप प्रभा जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से करते हैं। मुझे थोड़ा बताइएगा कितना सुरक्षित आप महसूस करती हैं राजधानी में रहकर। मैं प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, जब हरिद्वार और रुड़की का इलाका देखते हैं, उधम सिंह नगर वाला इलाका देखते हैं, या फिर विकास नगर का तराई वाला इलाका, निचला इलाका देखते हैं, तो वहां पर तो सवाल ही है। लेकिन अब नाक के नीचे जब घटनाएं घट रही हैं तो मजबूर होकर ये कहना पड़ रहा है कि कितने सुरक्षित आप हैं राजधानी देहरादून में। देखिए रौतेला जी, जहां तक सुरक्षा की बात है तो मैं ये कहना चाहूंगी कि निश्चित तौर पर सुरक्षा की दृष्टि से हमारे राज्य में बिल्कुल सही हमारा राज्य चल रहा है। देखिए, अब सुरक्षा में कई तरह की चीजें इसमें सामने आती हैं। जो अभी मुझे लग रहा है जितनी घटनाएं हो रही हैं वो किसी भी जिले की हो रही हैं, तो देखिए घटनाएं भी रौतेला जी मुझे लगता है कई प्रकार से होती हैं। इससे पहले हम देखें कि कई घटनाएं ऐसी होती है कि जो कोई हिस्ट्री शीटर आपके राज्य में है और कोई बदमाश गुंडे वहां पर आ गए हैं, जो दिन दहाड़े आज वो यहाँ पर कोई वारदात करते हैं, पुलिस उनको ले जाती है, फिर अगले दिन उनको छोड़ देती है, उनको डर नहीं है किसी का, फिर अगले दिन वही क्राइम किसी और जगह हो जाता है, फिर उनको पुलिस छोड़ देती है। तो जैसा कि हमने यूपी में देखा है, जब वहां पे समाजवादी पार्टी की सरकार थी, गुंडा राज जिसको हम कहते थे, बिहार में लालू की सरकार थी, जंगल राज हम उसको कहते थे, तो उस वक्त हम ये कह सकते थे। जहां पर आज भी ममता की सरकार पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, अगर जब भी वहां कोई वारदात होती है तो क्या मुख्यमंत्री का बयान आता है कि रात को 8 बजे के बाद लड़कियों को घर से नहीं निकलना चाहिए, असुरक्षित है। तो देखिए, क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारे उत्तराखंड में ऐसे हालात हैं कि अगर हम ये कहें कि कानून व्यवस्था क्या है, तो मैं तो ये नहीं समझती हूँ कि जो कानून व्यवस्था है वो जिस प्रकार कह रहे हैं कि खराब है। कानून व्यवस्था अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। और देखिए रौतेला जी, जो भी ये वारदात हुई है, कहीं ना कहीं इसमें कोई क्राइम, इस टाइप का क्राइम नहीं है। अगर आप इस क्राइम को देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपसी विवाद है। प्रोफेसर साहब हंस रहे हैं। प्रभा जी, क्या क्राइम इसके अलावा बताइए। नहीं देखिए इसमें एक होता है कि जो देखिए, अब पुलिस का इसमें जहां तक जानकारी का मैं सवाल करूंगी, देखो पुलिस का काम है कि उनको जो सजा है, जिसने भी ये क्राइम कर रहे हैं उनको पकड़ा, उनको जेल में डाला, सजा देना वो कानून का काम है। लेकिन अगर आप ये देखें, कहीं ना कहीं जो विवाद हो रहा है वो आपसी विवाद भी तो इसमें बहुत सारे आ रहे हैं ना, कि अगर परिवार के 2 व्यक्ति हैं, उनके बीच में लड़ाई हो गई, उन्होंने आपस में ही एक दूसरे को गोली मार दी है, उस तरह की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। या हमने गुंजन वाला केस भी अगर आप देख लें तो उसमें क्या लगता है आपको कि वहां पर भी जो वारदात हुई थी, तो ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से व्यक्ति आया हो, उसने इस टाइप से मारा हो, आपसी विवाद हुआ, उन्होंने मार दिया। हाँ, उसमें जो लापरवाही नहीं, उस केस में ये जरूर हुआ था कि ऑलरेडी चौकी में रिपोर्ट कर दी गई थी। उसके बाद जो चौकी प्रभारी था उन्होंने उसको कितना संज्ञान में लिया था, कितना सीरियस थे वो, कि जब उनको इसके बारे में बताया गया था तो देखिए उनको तुरंत उसी 0 टॉलरेंस के आधार पर जो वहां के हेड थे
पे उन्होंने उनको निलंबित कर दिया और अब उनको चौकी से और इन सारी मामलों की जानकारी ली जा रही है कि लापरवाही क्यों की गई। अगर वहां पे थाने में ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया गया था तो देखिए हो रही है उस घटनाओं पर कार्यवाही हो रही है, मैं भी देख रहा हूँ। तो एक गुंजन वाले मामला नहीं, वो विकासनगर वाला जो मसला था, 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा, उसकी हत्या में कौन शामिल था, किसकी, शायद वो अपडेट अब तक आ नहीं पाई है और पुलिस हत्यारे तक पहुंच नहीं पाई है। ये अच्छी बात है, कार्यवाही हो रही है, लेकिन एक होता है कार्यवाही करना, एक होता है डर होना अपराधियों में कि भाई ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा। वो डर कहीं मुझे दिखा नहीं। अच्छा हुआ आपने ये भी नहीं कहा कि इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है, वरना मुझे कहीं लग रहा था बीच में कांग्रेस का नाम। पूनम कैंतुरा जी हमारे साथ है। पूनम जी थोड़ा सा बताइएगा, मैंने गुंजन वाला मसला हुआ, थोड़ा लोगों से, लड़कियों से, महिलाओं से, युवाओं से मैंने बात करने की कोशिश की, देहरादून में ही पट्टन बाजार और मच्छी बाजार का पूरा इलाका जाता है, तो वो सब कहते दिखाई दिए कि थोड़ा डर लगता है। अब चाहे वो मामला कोई सा भी हो, कोई भी छोटे से विवाद को बड़ा बनाकर आपकी हत्या कर सकता है, गोलियां चला सकता है, धारदार हथियार से वार कर सकता है, यानी कि खौफ नहीं है। जी पंकज जी नमस्कार, और सभी जो आज स्टूडियो में बैठे हैं सभी को मेरा नमस्कार। शकुंतला दीदी बैठी है हमारी आदरणीय, आपको दीदी मेरा प्रणाम और चरण वंदन। मैं आज आपने जो टॉपिक छेड़ा है बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही गंभीर और ज्वलंत विषय है, और ये सारी घटनाएं जो हो रही है, मैं एक हफ्ते से देख रही हूँ। अभी आज का ताजा प्रकरण तो आपने मुझे बताया, मैं क्षेत्र में कहीं व्यस्तता में थी, तो आज का लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है उत्तराखंड में। मैं उत्तराखंड में रह रही हूँ, मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, मैं उत्तराखंड की महिला हूँ, मैं अदर स्टेट का एग्जांपल नहीं दे सकती हूँ। मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे राज्य में क्या हो रहा है, इसके विषय में मैंने बात करनी है, इसके लिए पहले मैंने चिंतित होना है। तो जब यहाँ पे वाकई आज न बेटियां सुरक्षित है, न महिलाएं सुरक्षित हैं, मैं खुद बोल रही हूँ कि हमारा 35 या 25 साल का सामाजिक जीवन है या राजनीतिक जीवन है, हम खुद भी इनसिक्योर हैं। अगर इस तरह की घटनाएं दिन दहाड़े 10 बजे, 11 बजे, 1 बजे का टाइम है जब ऐसी बातें हो रही हैं। अभी ये जो एम्स वाली घटना हुई, जो कंचन वाली घटना हुई देहरादून में, ये चंद्रवर्णी चौक में जो घटना हुई, आज इतने मतलब देहरादून के इतने पाउस एरिया में वहीं पे मतलब चाकू छुरियां चल रही है और हत्याएं हो रही हैं। क्या पुलिस प्रशासन कर रहा है, क्या पुलिस अधिकारी कर रहे हैं? क्या किसी एक एसएचओ को या थाने के थानेदार को निलंबित करने से कानून व्यवस्था सही हो जाती है? आज कहते हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं, उसके रिजल्ट क्या आ रहे हैं, क्या रिजल्ट है, कहां तक पहुंच रही है, उसका आउटपुट तो कुछ निकल ही नहीं रहा है। तो माहौल बहुत गलत हो चुका है। हम तो कहते हैं कि पॉलिटिकली न लेते हुए, एक महिला हूं, भले मैं किसी राजनीतिक पार्टी से इत्तेफाक रखती हूं, लेकिन सबसे पहले मैं उत्तराखंड की बेटी हूं, यहाँ की महिला हूं, यहाँ की बेटियों की, बहनों की, उन सबकी जिम्मेदारी सत्ता में बैठी हुई सरकार के लिए उनकी है, जो इतने बड़े बड़े पोस्टर में होल्डिंग लगा रहे हैं, आप बेटी बचाओ का नारा दे रहे हैं, इतना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, लाखों के कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी ने इतना बड़ा महोत्सव कर दिया, जहां 3-3, 4-4 हत्याएं बेटियों की हो रही है, जहां पे 10 कदम दूरी पे एक बेटी जो 3 साल से जिसकी मां को न्याय नहीं मिला वो रो रही है, और आप इतने बड़े महोत्सव कर रहे हैं, क्यों, किस लिए, क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है? जिन चीजों की आवश्यकता है आप उस पर काम कीजिए, आप बेटियों को सुरक्षा दीजिए। और वाकई नहीं है, वहां पे दिन दहाड़े बेटियों की हत्या हो रही है, हत्या और बलात्कार हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, और पहाड़ों में हमारी बेटी और मां बहन बेटियां जंगली गुलदारों का निवाला बन रही हैं। कहां पे महिलाएं सुरक्षित है? वो मेरे पे भी सवाल है कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते वाकई महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उनके डिफेंस के लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जी, शकुंतला रावत जी को चर्चा में लाते हैं। शकुंतला रावत जी तो आंदोलनकारी रही हैं, उस पीड़ा को आज भी अगर वो झेल रही हैं, अगर आज भी वो अपने बच्चों के साथ इस तरह के घटनाक्रम होते देख रही हैं, जहां पर आज भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते, अपने बच्चों को लेकर सुरक्षा नहीं दे पा रही है, पुलिस या प्रशासन इस तरह की चीज नहीं कर पा रहा है, तो शकुंतला जी आपका कमेंट क्या होगा इस पर? स्टूडियो में बैठे वालों को सबको मेरा प्रणाम, सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ये कहना चाह रही हूँ, देखो कानून व्यवस्था तो डामाडोल है उत्तराखंड में, हमारे उत्तराखंड में कानून व्यवस्था बिल्कुल 50% पे है, 50% तो कर रहे हैं काम, 50% पे है। मैं ये कहने चाह रही हूँ, जो ये अपराधी हैं कहाँ के हैं, ये गोली मार, चाकू मार, पत्थर मार, गोली मार कहाँ के हैं? ये सब बाहर के हैं,
हमारे योगी महोदय ने वहां अपना यूपी में सफाया कर दिया और सबको यहाँ उत्तराखंड में भेज दिया। और हमारे जो चेक पोस्ट हैं ये सब यूपी के हैं, सब बाहर के हैं ये अपराधी। ये उत्तराखंड हमारे पहाड़ियों में इतना जिगरा नहीं है कि किसी को गोली मार दे और किसी को चाकू मार दे। जो हमारे चेक पोस्ट हैं, चाहे हरिद्वार के लगा लो, चाहे तुम्हारे आशा रोड़ी के लगा लो, चेक पोस्टों पे किसकी निकासी हो रही है, किसकी वहां पे जांच पड़ताल हो रही है। अगर इनकी जांच पड़ताल होती तो ये उत्तराखंड के अंदर ऐसे घुसते और ऐसे अपराध करते, ये नहीं करते। क्योंकि हमने पहले भी बोला है, हमने डीजी साहब को, जितने भी डीजी यहाँ आए हैं, अशोक कुमार हो चाहे कोई और डीजी हो, जितने भी यहाँ अधिकारी आए हैं, हम सबको आज भी हमारे लेटर वहां पड़े हैं। हमने सबको बोला है कि चेक पोस्टों पे भैया इन अपराधियों को रोको, जो ये बाहर से आ रहे हैं, ये बाहर के गुंडागर्दी करने यहाँ उत्तराखंड में आ रहे हैं, इनको रोको, चेक पोस्टों पे इनके आइडेंटिफाइड करो। लेकिन नहीं, रोकते ही नहीं है इनको। अब ये अंदर घुस रहे हैं तो ये यहाँ अपराध कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे खनन माफिया हो, भू माफिया हो, चाहे कोई भी माफिया हो। अब यहाँ पे एक बात सुन लो, 10 दिन के अंदर अंदर 3 मर्डर हो गए हैं और चौथे किसी को पाठल मार दे। जो गुंजन वाला कांड हुआ है, गुंजन जो मारी गई है, उस पे कैसे इन्होंने मानी कि इतने 4 दिन के अंदर इन्होंने चार्जशीट फाइल कर दी। नहीं, ये भी सोचने की बात है ना। गुंजन के मामले में कैसे करा? क्योंकि गुंजन के मामले में इसलिए करा कि गुंजन ने पहले खुड़बड़ा चौकी में एक प्रार्थना पत्र दे दिया था। अब उसमें पुलिस ने कुछ नहीं करा पुलिस ने, ना उस लड़के को तलाशने की कोशिश करी, ना उसकी जो उसने वहां एक प्रार्थना पत्र दिया था उस पे कोई गौर नहीं करा। अगर उस पे गौर करता तो वो लड़की नहीं मारी जाती। भले ही उनका अपना पर्सनल मामला भी था उनका, पर उसने प्रार्थना पत्र तो दिया था, भाई उस लड़के से मेरे को खतरा है। जी। तो उसमें क्या करी पुलिस ने? इनको, हमें अपने माननीय मुख्यमंत्री धामी जी को बोलना पड़ेगा कि यहाँ की जो यहाँ का कानून व्यवस्था है, उस कानून व्यवस्था को दुरुस्त करो। लेकिन ये सुनते नहीं है। मुख्यमंत्री के यहाँ हमने प्रार्थना पत्र दे रखा है, यूकेडी की तरफ से दे रखा है, आंदोलनकारी की तरफ से दे रखा है, लेकिन सुनने को राजी नहीं है ये। अभी एक बात सुन लो, परसों मेले में हम ज्यादा वैसे हमें बोलने का हक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी गीता धामी धाड़े मार के रोते हैं जी कि मेरे पति को छुट्टी नहीं मिलती है, मेरा पति इतने सालों से हमारे साथ नहीं है। और सब दिखते हैं, इनके डांस भी दिखते हैं, इनके पार्टी भी दिखती है, इनके जो भी हमारे यहाँ जो भी कार्यक्रम होता, होली हो, दिवाली हो, कुछ भी हो, सब में ये शरीक होते हैं। छुट्टी जब ये कहते हैं जी कि मेरा पति छुट्टी नहीं करते हैं, तो धामी जी फिर छुट्टी नहीं करते हैं तो कहां रहते हैं धामी जी? कानून व्यवस्था दुरुस्त क्यों नहीं कर रहे हैं? 10 साल कांग्रेस ने खा लिया, 15 साल भाजपा ने खा लिया, कानून व्यवस्था वैसे। इससे अच्छा तो हमारा जब पहले था 94 से पहले का था, उस समय सही था यहाँ पे। इसलिए हमने यहाँ आंदोलन लड़ा, इसलिए अपने 42 शहादतें दी, अपने बच्चे मरवाए, अपनी मातृशक्ति मरवाई कि यहाँ हमारे उत्तराखंड में ऐसे बाहर से आके हम भी सुरक्षा नहीं है, हमारे बच्चे सुरक्षा नहीं, हमारी बेटियां सुरक्षा नहीं है। पता नहीं डर लगा रहता है, जा रहे हैं तो कैसे घर आएंगे। वही डर तो मैं कह रहा हूँ ना। मैं भी आपके बगल में ही रहता हूँ, पड़ोसी हूँ आपका, लेकिन अभी नहीं वहां पर हूँ। परिवार तो मेरा वही, माँ बाप वही है, सब चीजें वही। लेकिन मुझे भी यही शंका हमेशा सताती है कि ऐसा हो क्यों रहा है, ये खौफ क्यों नहीं है, डर क्यों नहीं है, कार्यवाही अलग है। रवि शरण दीक्षित डॉक्टर मेरे साथ हैं। दीक्षित साहब, थोड़ा सा इस पर एक आम नागरिक, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे मैं और आप रह रहे हैं कहीं पे, उस नजरिए से थोड़ा बताइए। क्योंकि हम लोग कहेंगे कि ये पॉलिटिकल लोग हो गए, अरुण शर्मा जी पत्रकार हो गए, उस तरह से करेंगे, लेकिन आम नजरिया क्या है इन घटनाओं को लेकर, क्या समझ पा रहे हैं? सभी लोगों को चिकित्सा की पूजा के निश्चित रूप से मैं के बाद 98 से मैं देहरादून में हूँ, और जो इस समय आवाज साफ नहीं आ पा रही है। नहीं, आप रिकनेक्ट कीजिए, मैं तब तक अरुण शर्मा जी के पास जाता हूँ, एक बार फिर से कनेक्ट कीजिएगा।
अरुण सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। थोड़ा सा मुझे आप बताइएगा, आपने तो मेरे से ज्यादा उत्तराखंड को देखा है, मेरे से ज्यादा दुनिया देखी है। जब मेरे मन में कई सारे सवालात हैं, मैं परेशान हूँ इन तस्वीरों को देखकर, तो फिर आप कहाँ पर चूक देखते हैं, कहाँ पर कमी देखते हैं कि देहरादून में आपका ऋषिकेश, जहाँ से आप आते हैं, इधर आप देखते हैं मच्छी बाजार, इधर विकास नगर, चारों खाने, मतलब हर तरफ से ऐसी ऐसी घटनाएं। आज तो बीच बाजार हो गया कांड। देखो पंकज भाई, हमको पूरे उत्तराखंड की सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति को समझना पड़ेगा जी। और मुझे लगता है कि उसी वजह से कहीं ना कहीं अपराध होते हैं। अब आप देखिए, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि जो उत्तराखंड के मैदानी 4 जिले हैं, मैं बाकी 9 जिलों की बात नहीं कर रहा हूं, अपराध तो वहां भी होते हैं पर छुटपुट होते हैं, लेकिन मैदानी जो 4 जिले हैं, हम देहरादून की बात करें, हरिद्वार की बात करें, उधम सिंह नगर की बात करें या नैनीताल की बात करें, इन 4 जिलों में राज्य बनने के बाद जिस तरह डेमोग्राफिक चेंज हुई है, और निश्चित तौर पर जहां जहां वो ये जो असंतुलन पैदा हुआ है जनसंख्या में, कि एक धर्म विशेष के लोग ज्यादा बस गए हैं, उन्हीं इलाकों में आपको अपराध ज्यादा मिलेंगे। ये समझना पड़ेगा। और बार बार हम कहते हैं, जो अभी हमारी आंदोलनकारी बहन कह रही थी कि इस पर रोक लगनी चाहिए, तो वो बिल्कुल सही, उनकी पीड़ा बिल्कुल सही है, मैं इत्तेफाक रखता हूं उनकी पीड़ा से। कि देखिए, जब तक पुलिस का इकबाल नहीं होगा तब तक आप कानून व्यवस्था में बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। हमने उत्तराखंड बनने के बाद अपनी पुलिस को मित्र पुलिस बना दिया जी। हमने अपनी पुलिस को पर्यटक पुलिस बना दिया, हमने अपनी पुलिस को धार्मिक पुलिस बना दिया। अब जब पुलिस का स्वरूप ही बदल देंगे आप, तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? पुलिस के वही जवान आपदा प्रबंधन के दौरान मुस्तैदी से खड़े रहते हैं। आप देखिए कितने लोगों की जान बचाते हैं, किस तरह रेस्क्यू करते हैं, हालांकि वो भी तो उस पुलिस में से ही है। तो जहां सिक्के के दोनों पहलू हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। अब आप अगर ये देखिए, माफी के साथ आपको जो बातें सामाजिक आप उठा रहे हैं, क्या आप प्रदेश की पुलिस, प्रदेश के डीजीपी सेठ साहब, प्रदेश की सरकार, इन सबको क्लीन चिट दे रहे हैं? आप कहते हैं कि इनका कोई कसूर नहीं है, डेमोग्राफिक चेंज मान लिया सामाजिक इशू है, पुलिस में ट्रेनिंग, पुलिस का रिफॉर्म होना, पुलिस की ट्रेनिंग का उस तरह का होना, क्या ये सब देख पा रहे हैं हम? क्योंकि हमने कोई बड़ी बैठक डीजीपी साहब की नहीं देखी। अभी गुंजन वाला कांड हुआ था तो आधी रात को तब एक बैठक हुई थी, उससे पहले तो पता ही नहीं था कहाँ क्या हो रहा है ना। ये थोड़ा बताइए। नहीं देखिए पंकज भाई, ये देखना पड़ेगा। मैंने ये बोला कि पुलिस में भी दोनों तरह की पुलिसिंग हो रही है, अच्छी पुलिसिंग भी हो रही है, बुरी पुलिसिंग भी हो रही है। अब आपको मैं एक उदाहरण देके बताता हूं कि काशीपुर के जिस कृषक ने हल्द्वानी गोला पार जाकर आत्महत्या की, वीडियो जारी किया, उसमें तमाम लोगों के नाम दिए हैं, लेकिन सस्पेंड हुई पुलिस चौकी और पुलिस चौकी इंचार्ज। बाकी जिन अधिकारियों के नाम उसने लिए थे उस वीडियो में, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? और दूसरी चीज, जगह जगह आप देखेंगे, देखिए आपको निश्चित तौर पर यह डर अपराधी के अंदर होना चाहिए कि उत्तराखंड की सीमा में अगर मैं गुजरा हूं तो मेरे साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। लेकिन स्थिति तो दूसरी है, सभ्य लोगों के साथ अनहोनी हो रही है, अपराधी साफ बच के निकल रहे हैं। अब आपने बिल्कुल, हमारी आंदोलनकारी दीदी बिल्कुल सही कह रही थी कि यूपी में योगी राज के अंदर रोज आप कहीं ना कहीं एनकाउंटर सुन रहे हो, और उस एनकाउंटर के डर से बहुत से अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के उत्तराखंड आ गए। ये भी हकीकत है, उसके बाद ही अपराध बढ़े। जो आपकी फिरौती, आप मतलब नहीं है, हम लोग उस तरह तैयार नहीं है, हमारी पुलिस और हमारी पुलिसिंग, हमारी सरकार, हमारी सब पूरी व्यवस्था उस तरह की नहीं है। हमने मुफीद बना दिया लोगों को, हमारे यहाँ आइए, आप रहिए, अपराध कीजिए, आप यहाँ से प्लानिंग कीजिए। बड़ी बड़ी रॉबरीज यहाँ हो जाती हैं, बैंक लूट जाते हैं, बड़े बड़े शोरूम लूट जाते हैं ना। यही तो सर, यही तो है ना, ये हम सब देखा। इसका मतलब तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना, यही मान ले हम लोग ना। योगी जी ये है कि बंगाल भी जा सकते थे, उधर भी जा सकते थे, बिहार भी जा सकते थे, लेकिन आए कहाँ हमारे यहाँ? क्यों सर? बिल्कुल उनके पड़ोस में पड़ता है ना, उनके लिए नजदीक है ये।
तो अब वो देखिए, सारी चीजें देखनी पड़ेगी। लेकिन देखिए, पुलिस का इकबाल कायम होना चाहिए, ये जिम्मेदारी पुलिस के आला अधिकारियों की है। और अगर वो ये नहीं कर पाते तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है उन्हें इस्तीफा देकर घर बैठ जाना चाहिए। केवल तनख्वाह लेने के लिए और अपनी कुर्सी पे जमे रहने का कोई मतलब नहीं। जी, डॉक्टर रवि शरण दीक्षित एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। मुझे थोड़ा बताइएगा, जिस पुलिस का शर्मा जी ने बताया कि अच्छा पहलू और बुरा पहलू, मैंने देखा कई मसलों पर वो पुलिस ही कटघरे में खड़ी है। वो आत्महत्या वाला मसला था, उसमें चौकी छोड़िए बड़े बड़े अधिकारियों के नाम सामने आ गए। गुंजन वाले मामले में भी पुलिस कटघरे में खड़ी हो गई। अभी डीजीपी साहब ने बैठक की थी, वो कुछ एक मामले तो हमारे संज्ञान में भी नहीं थे, उन्होंने उस पर भी कार्रवाई कर दी, उनको भी नाप दिया, लेकिन असर कुछ नहीं, उनके सन्नाटा ढाका। क्यों आपको लगता है? जी, नमस्कार। सभी को प्रणाम। पुलिस व्यवस्था निश्चित रूप से उत्तराखंड की जो अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बोला कि मित्र पुलिस है या पर्यटन पुलिस है, पर पुलिस का दायित्व तो निश्चित रूप से बहुत साफ है। लॉ एंड ऑर्डर को देखना और सरकार के नियमों में जो कानून है उसका पालन करना। अब वो मित्र के रूप में करे, और मैं जहां तक अनुभव कर रहा हूं, जो आज की घटना को क्रम को जोड़ते हुए निश्चित रूप से उत्तराखंड में आज का जो घटना हुआ या अभी पिछले हफ्ते हुआ, एक क्राइम के लेवल में परिवर्तन हो रहा है। जिस स्तर का क्राइम उत्तराखंड में कभी नहीं होता था, उस स्तर का क्राइम होना शुरू हो रहा है। तो प्रशासन के लिए एक चेतावनी भी है, और प्रशासन को अपने मित्र पक्ष से परिवर्तित करते हुए सख्त रूप में आना पड़ेगा। शकुंतला जी की बात से मैं बहुत सहमत हूं कि उत्तराखंड की यहाँ का जनमानस, यहाँ का स्वभाव, प्रकृति देवभूमि है, जिसकी अपनी अपनी विशेषताएं रही हैं, और इस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं रही हैं। अभी हमारे एक पूर्व वक्ता ने यूपी का उदाहरण दिया, पर उत्तर प्रदेश के प्रशासन वहां से भी जाना, पर वहां के प्रशासन ने एक अपना भय पैदा कर दिया है। और इतिहास में भी अगर हम देखते हैं तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र इस बात पर जोर देता है कि प्रशासन हमेशा भय से चलता है, पुलिस के खड़े होने से कुछ नहीं होता। पुलिस का भय नहीं होगा अपराधियों में, और उस अपराधियों के बीच में भय करने के लिए प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा। अब एक बात जरूर मन में है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि मुख्यमंत्री हर जगह शायद नहीं देख सकते, पर स्थानीय प्रशासन की ये स्पष्ट जिम्मेदारी है कि इस तरह की घटना अगर देहरादून में हुई है तो कहीं ना कहीं किसी की जवाबदेही है, और इस तरह के ना कहीं हो, क्योंकि हमारे पास एक इंटेलिजेंस फोर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है, जो इंटेलिजेंस हमारा इंटरनल काम करता है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर संकेत दे रहा है कि कहीं उसमें चूड़ियां उसकी कसने की जरूरत है। मैं प्रभा जी से सवाल करता हूँ, थोड़ा कम समय के लिए हमारे साथ है। प्रभा जी, ये जो इंटेलिजेंस वाला बात इन्होंने की, मैं इसको फ्यूरियर मानता हूँ अभी तक। मतलब मेरा ये एक एज ए पत्रकार में बहुत मतलब छोटा हो सकता है, मैं गलत भी हूँ, लेकिन मैंने उर्मिला सनावर वाले मसले पर देखा ना, तो जो तहलका मचा है, पूरे प्रदेश में हंगामा मचा है, और हमारी मित्र पुलिस बोल रही है कि वो आएंगी, सबूत देंगी, हम इंतजार कर रहे हैं, अगर आपके पास हो तो आप सबूत लाइए। मतलब एक तो ये उन तक नहीं पहुंचना, और एक इस तरह का मैसेज देना, और दूसरा एक चीज मैंने और देखी, जो पुलिस और जनता के बीच में जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो बहुत बड़ा एक खाई में तब्दील हो चुका है, गैप हो गया। पुलिस वाले हो गए, वो आम जनता से कुछ नहीं करते। तो जो ये इंटेलिजेंस वाली बात आई ना, एक तो पुलिस का अपना इंटरनल इंटेलिजेंस होता है, आप लोग बेहतर जानते हैं अरुण शर्मा जी को, लेकिन एक होता है जनता के साथ कनेक्शन होगा, तो खुफिया वो भी जासूस होती है, जनता भी जासूस होती है पुलिस की। लेकिन आज पुलिस तो अपने रुआब में है, पुलिस अपने में मस्त है, और पूछ रहा है आपको क्या लगता है कौन सी चीज ऐसी है, एक महिला के नाते बताइएगा, कि जिसको दुरुस्त करने की जरूरत है, चाहे वो सरकार करे या पुलिस महकमा करे, कैसे भी करे। देखिए रौतेला जी, मुझे निश्चित तौर पर ये लगता है कि जो पुलिस इंटेलिजेंस है वो बिल्कुल उनका अपने एक अलग विभाग है, वो काम करते हैं। जब भी जो चेक पोस्ट पे अभी यही बात चल रही थी कि वहां पे इंक्वायरी निश्चित तौर पर होनी चाहिए, और जिस प्रकार से हमारी और जो बॉर्डर के एरिया होते हैं, ज्यादातर ये भी हम देखने में आ रहा है कि अगर इस प्रकार के जो शूटर्स हैं वो निश्चित तौर पर उत्तराखंड के नहीं है, वो कहीं ना कहीं से आ रहे हैं। तो जो इंटेलिजेंस है उसको चेक पोस्ट पे बढ़ाना चाहिए, ये सारी चीजें हैं, और मुझे लगता है सरकार निश्चित तौर पर इन सब चीजों को संज्ञान में ले रही है। और लेकिन
जो ये देखिए घटनाएं भी मैंने बताया कि घटित हुई है, अभी अरुण शर्मा जी ने भी ये चीजें बताई कि जो यहाँ का सामाजिक जो ढांचा जिस प्रकार से ये बदला है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी हमने देखा है जो हमारे मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर जो घटनाएं बढ़ रही हैं। तो देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी हो या हमारा पुलिस प्रशासन है वो तो मुस्तैद है, लेकिन जहां पर ये ढिलाई हुई है, अगर चाहे हम चेक पोस्ट की बात कर लें या अगर किसी ने रिपोर्ट लिखाई है, तो देखिए वो चौकी प्रभारी को अगर मैं कहूंगी हटाने का काम किया हो तो वो सरकार ने कर दिया है, या जो उनके इंचार्ज है उन्होंने किया है। तो कड़वा है, थोड़ा 1 मिनट रोक रहा हूँ। मैं देहरादून के 4 मामलों को देख रहा हूँ। मैं तो फिर एसएसपी को कटघरे में खड़ा करूंगा, डीजीपी साहब को भी खड़ा कर दूंगा ना। फिर तो जहाँ पर सीएम साहब बैठे हैं, जहाँ डीजीपी साहब बैठते हैं, जिस इलाके में उसका लगता हुआ इलाका, उसके लगते हुए जिले, जहाँ पर पूरा महकमा है, मंत्री हैं, सब है, वहां पर अपराधी नाक के नीचे अंजाम दे रहे हैं ना, वो ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। क्यों समानती हम ज्यादा? देखिए रौतेला जी, निश्चित तौर पर जब इस प्रकार की घटनाएं हमारे सामने आती है, चाहे मैं ये समझती हूँ कि वो घटनाएं हुई है, वो आपसी विवाद हो, कुछ भी हो, क्योंकि यहाँ पे जो क्राइम करने वाला है उनका जो पिछला रिकॉर्ड क्या रहा है, क्या वो लगातार वही लोग हैं जो हमारे राज्य में आ रहे हैं, तो ये भी देखने वाली बात होती है। और या फिर वो कोई अलग तरह से अलग अलग बन रहा है, जो नया हत्यारा बन रहा है, उसकी डेफिनेशन क्या होगी? ये तो चलो अपने हिस्ट्री शीटर की बात है। हाँ नहीं, तो ये चीज जरूर होनी चाहिए कि जब पुलिस का जो ये महकमा है जो ये चीजें देख रहा है कि किस प्रकार से लोग आ रहे हैं, अगर वो अलग राज्यों से भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये भय जरूर होना चाहिए कि अगर वो हथियार बंद, अगर शूटर की हम बात करें आ रहे हैं, तो किस प्रकार वो आ गए, तो क्या चेक पोस्ट जहां पर बने हैं, कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है, कुछ भी, जैसे चुनाव जब होते हैं तो हम लोग उनको देखते हैं, गाड़ियां चेक होती हैं कि किस प्रकार की सामग्री लेकर वो लोग आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब निश्चित तौर पर ये जो घटनाएं घटित हुई है, कुछ तो लोकल लेवल पे हुई है जो कि बिल्कुल पारिवारिक विवाद है या आपसी विवाद है, लेकिन ये जो बाहरी घटनाएं हैं इन पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि ये जो बाहर से आए हुए लोग हैं और जो अभी डेमोग्राफी चेंज की भी बात हो रही है, या उनको लग रहा है कि हम वहां इजीली उत्तराखंड में जा रहे हैं, कोई चेक नहीं कर रहा है, अपने हथियार रखे। इससे पहले भी हमने हरिद्वार में भी मैं समझती हूँ घटना हमने देखी थी कि शूटर आते हैं बाइक में, वो किसी को गोली मार के चले जाते हैं। तो ये चीज घटनाएं निश्चित तौर पर होनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं इस बात का भी आपको आश्वासन देती हूँ कि जो ये हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है और वो तुरंत इन चीजों की बैठक ले रहे हैं। और जो हमारे डीजीपी है, जो दीपम सेठ भी है, वो भी बहुत गंभीर और मैं कहूंगी बहुत ही संवेदनशील तरीके से इन सारी चीजों को देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी, क्योंकि अभी तक जो भी घटनाएं हुई है निश्चित तौर पर वो दुखद हैं, लेकिन उनका किस प्रकार से वो घटनाएं हुई हैं और जिस प्रकार से ये घटनाएं हुई हैं कि बाहर से कोई अपराधी आके इस प्रकार से दिन दहाड़े ये सब चीजों को अंजाम दे रहा है, तो ये बहुत ही मैं कहूंगी डेमोग्राफिक चेंज को भी एक बार के लिए बैठक लगातार हो रही है, बैठक लगातार हो रही है, आपको कुछ नहीं हो रहा। अगर कानून का भय है, अगर आपकी व्यवस्था वैसी है, तो फिर तो अमेरिका से भी कोई आएगा, वो भी आपके वहां, आप जाइए ना कभी विदेशों में, वो कहीं कहीं कैसे कैसे कानून है वहां, वो पता लगा दुनिया भर के कहीं से आके आप आज छींक भी नहीं सकते, उसमें भी कानून बना है। लेकिन वो डर होना जरूरी, वो डर नहीं है। पूनम कहते हाँ नहीं रौतेला जी, देखिए मैं तो इसमें ये कहना चाहूंगी कि आने वाले समय में मैं इतना जरूर कहूंगी कि जिस प्रकार से ये जो घटनाएं हुई हैं जिसमें बाहर से आए हैं लोग और वो यहाँ पर इस प्रकार से, उनके लिए मेरे को लगता है कि अब कोई लॉ या इंटेलिजेंस है वो इन चीजों पे बहुत मेरे को लगता है कि ध्यान देगी। और निश्चित तौर पर 1 हफ्ते में या बहुत जल्दी बैठक तो हो ही रही है इस मामले में। हमने आज भी देखा है कि अभी अभी बयान आया है कि बैठक चल रही है, तो मुझे लगता है कि कोई इस प्रकार की कार्यवाही भी होगी और ये सारी चीजें हमें पता चल जाएंगी कुछ समय में। तो हाँ, घटनाएं हुई है, चिंता का विषय तो है, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि चिंता का विषय नहीं है, लेकिन ये कहना कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, इस चीज से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि सरकार हर चीज पे अपना ध्यान दे रही है कि अपने आप को हम लोग महफूज फील नहीं करते हैं। चुनौतियां अपराधी हमें देकर जा रहे हैं, नाक के नीचे हमारे मर्डर हो जा रहे हैं, तब उस पर अब मेरे घर में ही अगर कोई आकर मुझे मार जाए तो फिर इसका मतलब मेरा दरवाजा उतना मजबूत नहीं है। पंकज जी, मैं अपनी बहन प्रभा बंधुड़ी जी से बोलना चाहती हूँ, एक महिला होने के नाते, कि राज्य की राजधानी में
जहां पे सभी अव्वल दर्जे के हमारे अधिकारी वहां पे बैठे हैं, पूरा सिस्टम वहां पे बैठा है, शासन प्रशासन वहां पे बैठा है, और उस राज्य की राजधानी में 5 वारदातें ऐसी होना अपने आप में सरकार के लिए सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर अदर स्टेट से, मैं मानती हूँ कि अगर यूपी से बदमाश भाग रहे हैं और योगी का खौफ है आप के कहने पे, तो इसका मतलब उत्तराखंड पनाह बन चुकी है इन लोगों की, उन्हें कोई खौफ नहीं है। तो कौन सुधारेगा, कौन इसमें पाबंदी लगाएगा? अब मैं लास्ट बस ये कहूंगी कि मैंने आपको यही बताया कि खौफ है, लेकिन जिस लेवल का खौफ होना चाहिए वो अभी नहीं आया है। और जो ये लोग किसकी बनती है, और रहा सवाल सवालों का, जो ये बैठकें ली हैं और इसमें हो रहा है और कार्यवाही चल रही है, तो लेकिन अगर आप इसको इस स्वरूप में देखेंगे कि हम बिल्कुल ही ऐसे हो गए कि 8 बजे के बाद हम ना निकले, 12 बजे हम ना निकले, तो रौतेला जी अभी उत्तराखंड में वो स्थिति नहीं आई है। हम रात को भी निकल सकते हैं, हम 12 बजे भी जा सकते हैं, हम रात के 4 बजे सुबह हो, हम जब मर्जी अपने घर आ जा सकते हैं, ऐसा माहौल उत्तराखंड का नहीं है। तो अपराध है, उसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ, लेकिन ये कहना कि यहाँ पर कि हम रह नहीं सकते हैं, रात को निकलना मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि नहीं, इस तरह से राज्य को हम अपने बदनाम नहीं कर सकते। तो ये जो राजनीति इस पे नहीं होनी चाहिए, जो मुद्दा है उसको सुलझाने का काम करना। हमें मुद्दों को बताने की जरूरत नहीं, हम तो 25 सालों से लड़ रहे हैं इन सब चीजों के लिए, हम 25 सालों से लड़ रहे हैं। हम तो 3 साल से अंकिता के लेके नहीं, हर बेटी के लिए लड़ रहे हैं, पहाड़ की हर उस महिला को लड़ रहे हैं जो निवाला बन रही है, हर उस बच्चे के लिए लड़ रहे हैं जो गोश्त बन रहा है रोज उन जंगली जानवरों का। और सरकार मूक दर्शक है, सरकार मूक दर्शक है। कहने का मतलब ये है कि इन सबकी जवाबदेही किसकी है, इन सबकी जवाबदेही सरकार की, और सरकार अपनी जवाबदेही तय करे। हमारे बोलने का सीधा सा मतलब है कि सरकार अपनी जवाबदेही तय करे। अब वो बाद में मेरे को कह देते हो कि वो आपने माइक बंद कर दिया ना, वो तो बाहर देखने वाला तो ये लगता है कि माइक बंद कर, माइक ऑफ खुले भी रखिए, पर मैं उनसे बोल रही हूँ कि आप बार बार बोल रहे हो कि पर्सनल मैटर था या फला लड़की का पर्सनल मैटर था। पर्सनल मैटर रहा होगा उनके घर का, लेकिन उस लड़की ने, सही बात है, अपनी मेरी जान खतरे में है, उसकी वो एप्लीकेशन दे रही है, वो थाने में सूचना दे रही है, और उसके बाद जब उसका मर्डर हो जाता है और उसके बाद एक्शन लिया जाता है, या फला चौकी के जिस भी जो जिम्मेदार वहां पे था कर्मचारी अधिकारी, उसे सस्पेंड किया जाता है, तो यहाँ पे जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है। अभी हमारे भाई यहाँ पे बैठे हैं दीक्षित जी, उन्होंने रामनगर का केस अभी उठाया, उन्होंने अच्छा बोला कि वो बड़े बड़े अधिकारियों का नाम लेके बोल के गए हैं, उन्होंने नाम लिए हैं और सिर्फ पुलिस वालों पे गाज गिरी। तो जो अधिकारी छूटे उन्हें क्यों बचाया जा रहा है, उन्हें कौन बचा रहा है, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, उसमें जितनों के नाम लिए उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। हम कहते हैं कि जहां पे इस तरह की वारदातें होती है, और अगर इतनी बड़ी वारदातें देहरादून में हो चुकी है, तो सरकार को चाहिए कि वो बिल्कुल त्वरित गति से इस पे कार्रवाई करे, उन्हें सजा दे, एक खौफ हो, पुलिस का खौफ हो। कभी बोलते थे ना कि वर्दी का खौफ होता है गुंडों को, वो खौफ होना चाहिए उत्तराखंड पुलिस का। ये नहीं कि यूपी के बदमाशी यहाँ आ रहे, मतलब ये पनाह गा के आइए जी उत्तराखंड में आप खुलकर बदमाशी कीजिए, यहाँ सब कुछ हो जाता है। तो वो खौफ और वो सरकारों की उनकी नैतिक जिम्मेदारी। जी ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ ना, वो वर्दी का खौफ तो छोड़िए, अब तो बंदूकों का खौफ भी नहीं है। हमने हरिद्वार में देखा था, हाईवे के ऊपर, ब्रिज के ऊपर, सब लोगों ने देखा होगा, गोली मार के गए वो पुलिस वाले, हथियार लेकर हाथ में अलसाई जैसे निकल रहे थे गाड़ी। सोशल मीडिया पे सब ऐसी दबंगई कर रहे हैं, कुछ है ही नहीं मैडम की चाहते तो पुलिस वाले वहीं गोली मार सकते थे। अब मुझे मालूम नहीं इसमें किसी की परमिशन की जरूरत होती है, वो गोली मार। सरकार आज बीजेपी की है, कल चाहे किसी और की भी आएगी, जो बैठा होगा सत्ता में उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है, उन्हें अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करना पड़ेगा, गलत हो रहा है तो उसे भी स्वीकार करना पड़ेगा। जी रावत जी, पुलिस तो बहुत एक्टिव होती है, आप लोगों ने बहुत लट खाया पुलिस की, गोलियां नहीं चली, गोलियां जिस पर चली वो लोग चले गए, उनका नाम अमर हो गया, लेकिन उस वाली पुलिस में बहुत फर्क दिखता है ना, वो खौफ डर वो अलग चीज ही नहीं। पंकज जी जी ये आपस में बैठ के लड़ते हैं दोनों दल दूध के धुले हुए, तो कांग्रेस भी नहीं है, इनके राज में भी खूब भ्रष्टाचार हुआ, खूब गोलियां चली, खूब मर्डर हुए, खूब भू माफिया, खनन माफिया, और भाजपा तो छुपी नहीं है। मैं ये कह रही हूँ, उत्तराखंड के लिए महेंद्र नेगी जैसा अधिकारी चाहिए, इनकाउंटर, जिसने एक टाइम पे, आपको भी पता होगा, यहाँ के गुंडों का सफाया कर दिया था उसने, महेंद्र सिंह नेगी। तो मैं ये कह रही हूं कि
हमारे यहाँ पे जो कानून व्यवस्था है, और धामी जी, अब भैया पुलिस वाले तो कहते हैं जैसे उनको आदेश होगा वैसे करेंगे, और आदेश कहाँ से आता है? शासन से। आज हमारी भाजपा की नेत्री क्यों चली गई? इनमें सुनने का दम नहीं है। ना वो ये जब भी हम बोलने लगते हैं ये रिमूव हो जाते हैं, ये अच्छा, नहीं, वो दूसरी जगह रिमूव हो जाते हैं। ये मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे पुलिस का अब क्या होता है, अपराध होता है, कभी एसएसपी को हटा देते हैं, कभी अधिकारी को पुलिस लाइन कर हाजिर करवा देते हैं, किसी को सस्पेंड करवा देते हैं। तो ऐसे सस्पेंड और हटाने से, दूसरा अधिकारी लाने से यहाँ कानून व्यवस्था नहीं बनेगी। यहाँ कानून व्यवस्था बनेगी तो शासन बनाएगा, मुख्यमंत्री अपना एक पैनल बनाए, क्योंकि उत्तराखंड में भैया बहुत अपराध होने लगे हैं। अब एक बात सुनो आप, कहीं धरना, अब अपराधी अपराध करते हैं, हम उनको पीटने के लिए जाते हैं, पुलिस लाठीचार्ज हम पे करती है। हम मुख्यमंत्री घेराव करते हैं, पुलिस लाठीचार्ज जनता पे होती है। तो जो जनता के लिए लाठी उठाते हैं, अपराधियों के लिए क्यों नहीं उठती वो लाठी? मैं ये पूछना चाहती हूँ भाजपा सरकार से, मुख्यमंत्री से पूछना चाहती हूँ, वो लाठी जो आप आदेश जनता को पिटवाने के लिए देते हैं, आपने ये भी देखा होगा वहां महिलाओं की साड़ियां तक खींच ली, तो ये उन अपराधियों के लिए क्यों नहीं है ये दुरुस्त कानून? अगर यहाँ का कानून दुरुस्त होता तो कि आपने सही बोला कि मेरे घर के अंदर आ रहा है, इसका मतलब मेरा गेट मजबूत नहीं है, और ये बात सही है, 100% सही है कि गेट मजबूत। उत्तराखंड का गेट मजबूत क्या, उत्तराखंड पे ताला ही नहीं है। जैसे लावारिस होता है ना, हम 25 सालों से देखते आ रहे हैं भाई, 25 सालों से कहीं जाने यहाँ से चली गई। देख अब ऐसे हो गया है कि हम भी सोच रहे हैं कि अब मैं खुद सोच रही हूँ कि मैं किसी के खिलाफ डिबेट में बोल रही हूँ ना, वो कोई मेरा बाहर बैठा होगा मेरे को गोली मारने के लिए। यहाँ तो ऐसे हो गया है। इस कानून व्यवस्था को रह गए, इस कानून व्यवस्था को मुख्यमंत्री धामी जी को डीजी, क्योंकि बनी जो स्टेट के होते हैं दो ही मुख्य होते हैं, डीजी और मुख्यमंत्री, डीजीपी और मुख्यमंत्री, इनको आपस में बैठ के, जनता का साथ चाहिए तो जनता का साथ लेना चाहिए इनको। हम तैयार हैं, हमने तो बोला था कि हम भी आपका साथ देते हैं, लेकिन जनता को लाठी से पिटवाने के लिए है और कुछ नहीं है। और कानून व्यवस्था जब तक ठीक नहीं होगी भाई, ऐसे यहाँ से जाने जाते बाहर वाले आएंगे, शूट करेंगे और भाग जाएंगे। अब इनका जो आज की घटना है, इस पे जरा मैं 2 सेकंड बोलना चाहती हूँ। जो आज की घटना है, इसमें लिख रहे हैं कि प्रॉपर्टी का विवाद है। हाँ, घर का प्रॉपर्टी का विवाद है, उसकी माँ ने बच्चों के नाम नहीं करा, तो अब किसने मरवाए, अब ये तो पता चलेगा ना, अब जब ये तहकीकात करेंगे, जब निकालेंगे तब पता चलेगा। लेकिन कहने का मतलब है, सुनो उत्तराखंड के अंदर जमीन का विवाद कब तक चला रहेगा? क्या होगा? उत्तराखंड के अंदर जमीन का विवाद कब तक चला रहेगा, ये कहना चाह रही हूँ मैं। क्यों यहाँ माफियों को बैठा दिया, यहाँ भू माफिया, खनन माफिया, जंगल माफिया, जल माफिया, क्यों इन माफियों को यहाँ बैठा दिया? और इनके पीछे आके यहाँ हमारे लोगों को मार के जा रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं भाई मैं। रविशरण दीक्षित, आप मुझे थोड़ा बताइएगा, कानूनी पहलू से भी बताइएगा, ये कितना आसान है ऐसी चीजों पर रोक लगा पाना। मैं इसमें नहीं जा रहा कि घरेलू घटनाएं हैं, गृह क्लेश की वजह से हो रहा है या बाहर से लोग आके मार के जा रहे हैं। मुझे घटना सिर्फ घटना दिख रही है, हत्या सिर्फ हत्या दिख रही है। उसमें अब हिस्ट्री शीटर को खोज रहे होंगे, मैं ये देख रहा हूँ कि जो आज किसी का मर्डर कर रहा है वो कल का हिस्ट्री शीटर है। इसे रोकने के लिए क्यों नाकाम हो जाती है पुलिस या सरकार? कौन सा वो चीज है, वो स्क्रू है जो लूज है अपने प्रदेश का, सरकार का या पुलिस का? माइक अनम्यूट कीजिएगा सर। जहां तक मैं समझता हूं, कानूनी प्रावधानों की दृष्टि से कहीं कमी नहीं है। दिक्कत क्या होती है कि हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा व्यवहार प्रशासन का, और जो सहजता आ गई है, और हमारे पूर्व नेताओं ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश में शक्ति है और है भी,
कहीं बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास। हालांकि सरकार यहाँ पर भी सख्त रही और कई जो उन्होंने हिस्से जो ध्वस्त करे या अतिक्रमण हटाए हैं, प्रशंसनीय है। और दिक्कत क्या हो रही है कि इस तरह के लिए आपका इंटेलिजेंस सिस्टम बहुत मजबूत चाहिए और तालमेल पुलिस व्यवस्था में बहुत चाहिए, क्योंकि घटनाएं हमेशा अप्रत्याशित होती है। घटना आपको बता के कोई करने नहीं आ रहा कि हमने आज क्राइम करने जा रहे हैं तो आप हमें सुरक्षा दें या ना दें। पर एक बात, दो बात जो पूर्व वक्ता ने भी कहा, पलटन बाजार की घटना में पुलिस के पास पूर्व सूचना थी, स्वयं थी। आज का भी किसी न्यूज, अभी हम न्यूज में पढ़ रहा था, आज की भी कुछ 2 दिन पहले उसने सूचना दी। दिक्कत यहां पर आ रही है, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट हमारा, एक लॉ हमारा ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट थोड़ा सा वीक हो रहा है, क्योंकि कानून कभी आपको क्या करेगा जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे। तो अगर आपके पास सूचना पूर्व में आ गई और खुद उसी बच्चे ने दी जाके, कारण कुछ भी हो, कारण तो हमेशा ही क्राइम का कुछ ना कुछ होगा, पर उसने सूचना अगर उस लड़की ने 2 दिन पहले पुलिस को दी थी तो पुलिस कहां थी? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसलिए हमें इस पे काम करने की जरूरत है कि हमारे सिस्टम में आपस में तालमेल की कमी को ये दिखा रहा है और इस तालमेल की कमी को हमें दूर करना चाहिए। बाकी कानूनी प्रावधानों की दृष्टि से बिल्कुल ठीक है। और अंत में एक बात और जरूर जोड़ूंगा, चूंकि बेटी कॉन्वेंट में ही पढ़ती है, उसने आके सबसे पहले इस बात को अनुभव किया, उसने अब तुरंत साझा किया। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये बच्चों के बाल मन को, जो उत्तराखंड की, ये एक बहुत लंबा प्रभाव छोड़ेगी आगे की पीढ़ी पर। तो हमें इससे बचना है। और इस तरह की घटनाएं बड़ी अजीब सी होती हैं, ये बहुत चिंताजनक स्वरूप लेती हैं। समाज में छुप के क्राइम होना एक अलग व्यवस्था है, खुल के क्राइम होना एक अलग व्यवस्था है। तो पुलिस प्रशासन को सख्त विभागों के बीच में तालमेल महसूस। अरुण सर, आपको क्या लगता है? मैं आपके पास ना समाधान के लिए आ रहा हूँ। समझ लीजिए कि आप मेरे वरिष्ठ हैं और मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी टिप्पणी, संपादकीय टिप्पणी टाइप का आप करें जिससे मुझे ये लगे या दर्शकों को ये लगे कि वाकई में ये वाला पॉइंट और ये वाली चीजें हमारे को बहुत ज्यादा सुधारने की जरूरत है। मसला ये नहीं कि कौन कहाँ से किसको आया, क्या करके गया, लेकिन हम देख रहे हैं ये प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है, ये थम नहीं रही है। पहले तो छुपकर अपराध होता था, खुल्लम खुल्ला हो रहा है ना। थोड़ा बताइएगा, थोड़ा समझाइएगा कि क्या होना चाहिए। आप ये सरकार के लिए कहना, आप तो सरकार, धामी जी को भी संदेश डालना चाहिए कि धामी जी थोड़ा ऐसा करिए, सेठ साहब को जाना चाहिए, डीजीपी साहब को जाना चाहिए, भाई वो भी समझेंगे कि समाज में क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, उस पर क्या होना चाहिए। हमेशा गलत ही क्यों बताएं? पंकज भाई, एक उदाहरण दे रहा हूं जी। हमारे पुलिस विभाग में एक आईजी हैं, नीलेश आनंद भरणे, नागपुर के रहने वाले हैं जी। और बहुत गरीब घर से ताल्लुकात रखते थे, क्योंकि मैं उनके घर नागपुर भी गया जी। तो वो जब एसपी सिटी थे देहरादून में, तो उन्होंने एक अनोखा प्रयोग शुरू किया था। अनोखा प्रयोग ये था कि अलग अलग स्कूल के 1400 बच्चों को उन्होंने हर संडे को पुलिस लाइन में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और कभी वो बच्चों से खेल खिलवाते थे, कभी घुड़सवारी कराते थे, और उन्हीं बच्चों को लेके वो देहरादून से मसूरी ट्रैकिंग पे भी गए थे। अब आप ये लगाइए कि उस हर बच्चे के पास एसपी सिटी का फोन नंबर होता था, और उस टाइम ये स्थिति होती थी कि कहीं भी देहरादून में वो बच्चा, क्योंकि आजकल तो सारे बच्चे मोबाइल एक्सपर्ट हैं, वो बच्चा कहीं भी, कोई बच्चा जा रहा है, उसने तुरंत कोई घटना दे दी, एसपी सिटी को फोन कर दी और वहां तुरंत पुलिस पहुंच गई। ये उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको अच्छी पुलिसिंग का। जब तक आपके पास समाज के अंदर के लोग इन्फॉर्मर नहीं होंगे, आपको चीजों को रोकने में सफलता नहीं मिलेगी। इसका मतलब यह नहीं है कि वो पुलिस के मुखबिर हैं, वो अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभा रहे हैं। और यही ट्रेनिंग उन 1400 बच्चों को नीलेश आनंद भरणे ने दे दी, और लंबे समय तक हम उनके साथ कई एक्टिविटीज में शामिल हुए। देहरादून से मसूरी ट्रैकिंग पे भी गए, वहां उन बच्चों के खाने का इंतजाम अलग था, रास्ते में पानी का इंतजाम था, जो बच्चे ट्रैकिंग पे जा रहे थे, और बहुत आनंद से एक नए गठजोड़ के रूप में उसे देखना चाहिए कि अलग अलग स्कूल्स के बच्चे आपस में दोस्त भी बने। और ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है। जब तक आपके बीच समाज के लोग आपको इन्फॉर्म नहीं करेंगे समय समय पर जो असामान्य घटनाएं हो रही है, तब तक पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। देखिए, कहीं ना कहीं सूत्र, जैसे हम पत्रकारिता में कहते हैं सूत्र,
तो वैसे ही पुलिस के भी सूत्र होते हैं। अब वो सूत्र अगर कमजोर हो जाए तो पुलिसिंग कमजोर हो जाएगी। क्योंकि मेरे परिवार से पुलिस में रहे हैं, इसलिए मुझे पता है कि कितनी टफ ड्यूटी होती है। कई बार कई कई दिन तक लगातार जगे रहना पड़ता है, चलते रहना पड़ता है कई कई दिन तक। तो वो पता है मुझे कि वो कितनी टफ है, सामान्य नहीं है पुलिस की ड्यूटी। क्योंकि आपका घटना, दुर्घटना, वीआईपी कुछ भी हो जाए, आप हमेशा पुलिस की ओर ताकते हैं कि पुलिस ने क्या किया। तो निश्चित तौर पर पुलिस का दायित्व तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दोनों पहलू हैं। जब हम देखते हैं कि आपदा की स्थिति में या दुर्घटना की स्थिति में वो किसी को बचा के लाते हैं तो हम उनकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं पे जब ऐसी घटनाएं सरेआम हो जाती है तो हम निंदा भी करते हैं। दोनों चीजें हैं। तो वो देखिए, है पुलिस को भी सूत्र समाज से ही मिलेंगे और समाज में उनकी कितनी घुसपैठ होगी। हमने मित्र पुलिस का तमगा तो दे दिया, लेकिन क्या हम समाज के लोगों के मित्र बन पाए? क्या देखिए, हाँ, तो वो नहीं हुआ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें कमजोरी रही है, जिसकी वजह से आज जो एकदम से ग्राफ बढ़ा है अपराध का, तो वो चिंताजनक है। वो इस उत्तराखंड के लिए भी चिंताजनक है, उत्तराखंड की देवतुल्य छवि के लिए भी चिंताजनक है। उत्तराखंड में जो श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक आते हैं, अब हमारे जाड़ों में आप देखिए साहसिक पर्यटन लगातार बढ़ रहा है। कहीं ग्लाइडिंग हो रही है, कहीं वाटर स्पोर्ट्स हो रहा है। कल से औली में नेशनल गेम्स होंगे, परसों से। तो ये गतिविधियां बढ़ रही है। देखिए, जब ये गतिविधियां बढ़ती है तो ये हमारे राज्य की एक ब्रांडिंग भी होती है। लोग उन पलों को साक्षी बनना चाहते हैं, और अगर ये छवि जाएगी तो निश्चित तौर पर यहां लोग आने से बचेंगे। आप ये देखिए, कोरोना के बाद किस तरह एकाएक कोरोना खत्म हुआ, उत्तराखंड में भीड़ उमड़ पड़ी चारों तरफ से, क्योंकि लोग ये समझते थे कि उत्तराखंड गंगा यमुना का प्रदेश है, ये ज्यादा सेफ है, और इसीलिए वो लोग यहां आते थे। तो वो आज भी हमें वो छवि बरकरार रखनी होगी, और इस नेगेटिव जो छवि जा रही है इससे उभर के निकलना होगा। ये अपना प्रदेश कितना सेफ है, ये तो आज सवाल बन गया सबके। आप लोग जाएंगे अभी, उससे पहले मैं देखता हूँ इस मामले में पुलिस का क्या कहना था, वो भी थोड़ा देख लेते हैं। इस वजह की घटना है कि एक व्यक्ति अर्जुन शर्मा नामक एक व्यक्ति थे, जिनको यहाँ पर अज्ञात हमलावरों ने उन पे हमला किया और उनको गोली लगी। उनको दून अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया है। यहाँ पे कंसर्निंग यहाँ के जनपद प्रभारी एसएसपी ने यहाँ पे विज़िट किया है, और हमारी एफएसएल की टीम भी यहाँ पे विज़िट करके चली गई हैं। हमने जितने भी एविडेंसेस हैं उसको हमने पिकअप कर लिया है, और निश्चित तौर पे बहुत जल्दी हम इस घटना का हम खुलासा करेंगे, और जो भी इसमें जिम्मेदार व्यक्ति या कोई हमलावर हैं उनको, उनके खिलाफ हम सख्त कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल भेजेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये कार्रवाई जिसकी बात की जा रही है ये जल्द हो। बहुत शुक्रिया आपका पूनम जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, शकुंतला जी आपका भी, अरुण शर्मा जी आपका भी, डॉक्टर रवि शरण दीक्षित आपका भी। इससे पहले बीजेपी की प्रवक्ता थी पंकज भाई सुनो, एक सेकंड सुनो तो। जब रणवीर इनकाउंटर हुआ था ना, रणवीर इनकाउंटर कांड हुआ था, तब आज तक उत्तराखंड के पुलिस वाले जेल में हैं। और जो ये बाहर से आके हमारे लोगों को शूट कर रहे, चाहे वो जो मत जिसको शूट कर रहे, चाहे वो बाहर के हैं यहाँ के हैं, लेकिन जो जमीन का विवाद है भाई, इसमें शासन प्रशासन को, धामी जी को, मुख्यमंत्री जी को ये लैंड ऑर्डर पास करना पड़ेगा, नहीं तो उत्तराखंड जो है बिल्कुल गर्द में चला गया है, और हमारे जो 42 शहादतें गई हैं उनका कोई महत्व नहीं रह गई उत्तराखंड में। ये सवाल हमेशा आप करती हैं, और मुझे हमेशा ये बहुत अजीब सा लगता है कि इसका जवाब हम कई क्षेत्रों में खोजने की कोशिश करते हैं, कई बार करते हैं, उसका जवाब आज तक हमको मिला नहीं। 25 साल हो गए हैं। बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूं जल्दी जवाब मिले। ठीक है भाई, ठीक है, ओके बाय। कानून व्यवस्था को लेकर बिगड़ती हुई दिखाई दी, इकबाल पुलिसिया खतरे में दिखाई दिया, और उस पर ये जानना और समझना कि आम आदमी के लिए कितनी बड़ी परेशानी हो गई है। जो प्रदेश अब सेफ था, वो प्रदेश आज ऐसे कटघरे में वहां की पुलिस ने, वहां की सरकार ने क्या उसे खड़ा कर दिया है, जहां पर महिलाएं कह रही हैं हम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, जहां पर व्यापारी कह रहा है यहाँ कुछ भी हो सकता है, जहां पर माफियाओं का राज होता जा रहा है। ये लोग कह रहे हैं, चर्चा में आपको देखा होगा। मैं जितना कहूं, लेकिन
जो लोग कह रहे हैं, जो आम जनता का कहना है, जो सियासी लोगों का कहना है, सियासी लोग मानते भी हैं कि चूक बड़ी हो रही है, थोड़ा-सा टाइट करने की ज़रूरत है। अब क्या टाइट, कैसे टाइट किया जा सकता है, ये तो पुलिस वाले जाने या सरकार या धामी जी जाने। लेकिन आप क्या कहेंगे, आप बताइएगा कमेंट के ज़रिए अपनी राय मुझ तक पहुँचाइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। हाँ, चर्चा को शेयर कीजिएगा और लोग भी देख पाएँ कि प्रदेश में हो क्या रहा है, इस पर लोग क्या सोचते हैं। जय उत्तराखंड।